गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित के प्रश्नावली 5.1 को। देखिएगा साथियों, यह प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा आपके क्या है, सरल है। इस प्रश्नावली में सिर्फ आपको 2 सूत्र याद करने हैं। उसके बाद में आप इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप सिर्फ 2 सूत्रों से बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो इस प्रश्नावली को कक्षा 7 के सिलेबस में होना चाहिए था, लेकिन यह हमारे बोर्ड के सिलेबस में दी गई है, तो हम इस प्रश्नावली को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे और इस प्रश्नावली से बोर्ड के एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटने देने वाले। तो चलिएगा शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिएगा साथियों, जब तक मैं आपको लिखने के लिए नहीं कहूं तब तक आपको कुछ भी नहीं लिखना है, और जो मैं आपको समझाता हूं उसको अच्छे तरीके से समझना है। जब लिखना होगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। अब देखिएगा साथियों, इस प्रश्नावली को बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो आपके ये प्रश्नावली कितने नंबर की है? 9 नंबर की है। इस 9 नंबर में कितने छोटे अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने बड़े अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो देखिएगा साथियों, इस 9 नंबर में से एक प्रश्न आपके 1 नंबर का पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपके 2 नंबर का पूछा जाएगा और 2 प्रश्न आपके 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। आई बात आपको समझ में? कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्नावली से ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टैलेंटेड स्टूडेंट्स सबसे पहले पता करते हैं कि इस प्रश्नावली से कितने कितने नंबर के बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आने वाले। ये तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी आप गणित में 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। देखिएगा साथियों, हमारा टारगेट है आपको 3 महीने में हम पूरा सिलेबस कराएंगे और गणित में आपको 100 में से 100 नंबर दिलाने वाले। और आप इस चैनल पे पहली बार हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, ताकि आपका 3 महीने के भीतर हम सिलेबस कराएंगे, आपका टेस्ट लेंगे और 2 बार आपका रिवीजन करा के हम आपको मैथ्स में पूरा अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे और आपको गणित में 100 में से 100 नंबर दिलाने वाले। तो चलेगा, अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा साथियों, सबसे पहले जो आपके 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, इस 1 नंबर का प्रश्न कहां से पूछा जाता है? ये आपके 1 नंबर का प्रश्न आपके प्रश्नावली के नाम में से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर के प्रश्न को कवर कर लेते हैं, उसके बाद में हम प्रश्नावली 5.1 के पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा साथियों, आप मुझे बताइए प्रश्नावली 5 का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे लिखते हैं समांतर श्रेणी। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी की परिभाषा आनी चाहिए, क्योंकि परिभाषा आपके 1 नंबर के लिए पूछी जा सकती है। तो देखिएगा, समांतर श्रेणी की परिभाषा है एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक दो पदों का अंतर समान होता है। अंतर कैसा होता है? समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, अंतर क्या होता है? आपके समान होता है, उसे आपके समांतर श्रेणी कहते हैं। अभी अंतर कैसे समान होता है चलेगा, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में ऊपर हेडिंग में समांतर श्रेणी लिखना है, उसके बाद में इस समांतर श्रेणी की आपको परिभाषा को लिखना है, उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को आपको अच्छे तरीके से समझना है। ध्यान से देखिएगा साथियों, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, ये 12। अब देखिएगा साथियों, मैंने आपको कहा है यहाँ पे प्रत्येक 2 पदों का एक समूह होता है। ये आपके प्रत्येक 2 पद, ये भी आपके 2 पदों का समूह। अब इस समूह का अंतर होता है ना, वो आपके क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो चलेगा, इसका अंतर देखते हैं। 4 में से 2 घटाइए तो यहाँ पे 2 आया, उसके बाद में 8 में से 6 घटाइए, यहाँ पे भी आपके 2 आया, उसके बाद में 12 में से 10 घटाइए, यहाँ पे भी आपके 2 आया। यानी आपके यहाँ पे 2 पदों के समूह का अंतर क्या आ रहा है? आपके समान आ रहा है। इसका मतलब ये आपके क्या है? समांतर श्रेणी है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपके अंतर समान आ रहा है, इस अंतर को आपके इस प्रश्नावली में एक विशेष नाम दिया गया है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और हिंदी में से सार्व अंतर कहते हैं। हिंदी में से क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। अब ये सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, सार्व अंतर का क्या काम आता है इस प्रश्नावली में, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। देखिएगा साथियों, सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साथियों यहां से भी आपके 1 नंबर का प्रश्न उठता है। ध्यान से देखिएगा, श्रेणी के किन्हीं 2 पदों के समूह में बाद वाले पद में से, कौन से पद में से? बाद वाले पद में से पहले पद को, कौन से पद को?
पहले पद को घटाने पर, ध्यान से सुनिएगा, घटाने पर सार्वअंतर प्राप्त होता है। सार्वअंतर कैसे प्राप्त होता है? किसी भी श्रेणी में किन्हीं दो पदों के समूह में बाद वाले पद में से, कौन से पद में से? बाद वाले पद में से पहले पद को घटाने पर सार्वअंतर प्राप्त होता है। कैसे सार्वअंतर प्राप्त होता है? बाद वाले पद में से पहले पद को घटाने पर सार्वअंतर प्राप्त होता है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। अब देखिएगा साथियों, कोई भी दो पदों का समूह लीजिएगा, जैसे यहाँ पे इन दो पदों का मैं एक समूह लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं इन दो पदों का एक समूह लेता हूँ, और यहाँ पे भी आपके इन दो पदों का समूह लेता हूँ। उसके बाद में कहा गया है समूह में बाद वाले पद में से, कौन से पद में से? बाद वाले पद में से। अब देखिएगा यहाँ पे आपके क्या है, एक समूह है, तो इस समूह में आप मुझे बाद वाला पद बताइए। बाद वाला पद आपके क्या है? 4 है। उसके बाद पहला पद क्या है? 2। 2 को आपको इसमें से घटाना है, तो आपके जो अंतर प्राप्त होगा इसे आपके सार्वअंतर के नाम से जाना जाता है। अब आप मुझे बताइए, इस समूह में बाद वाला पद क्या है? 10 है। उसके बाद पहला पद क्या है? 8 है। इसको घटाएंगे तो आपके 2 प्राप्त हुआ, ये आपके क्या है? सार्वअंतर है। अब आपको कोई भी समांतर श्रेणी दी जाए तो आप उसका सार्वअंतर निकाल सकते हो ना? कैसे निकालोगे? बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है, बस ये सिंपल सी बात है। सार्वअंतर को आपके शॉर्ट में डी से प्रदर्शित किया जाता है। शॉर्ट में आपके किससे प्रदर्शित किया जाता है? डी से प्रदर्शित किया जाता है। और जो आपके समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एपी लिखते हैं। आई बात आपको समझ में? अब देखिएगा साथियों, ये सार्वअंतर किस लिए निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे मैंने लिखा है कोई श्रेणी समांतर है या नहीं, इसका पता करने के लिए हम क्या निकालते हैं? सार्वअंतर निकालते हैं। आई बात आपको समझ में? कोई भी आपको जैसे यहाँ पे समांतर श्रेणी दी जाती है, जैसे ये आपके काम का नहीं है, तो इसको मैं डिलीट करता हूं। उसके बाद में आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, फिर हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं 4, उसके बाद 2, फिर 0, फिर -2, फिर -4, फिर -6। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके क्या दी गई है? एक श्रेणी दी गई है। यह श्रेणी समांतर है या फिर नहीं, इसका पता करने के लिए आपको क्या निकालना होता है? सार्वअंतर निकालना होता है। सार्वअंतर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले कोई भी दो पदों का एक समूह बनाइए। यह समूह बना दिया। अब इसमें से आपको क्या करना है? बाद वाले पद में से, बाद वाला पद क्या है यहाँ पे? 2। उसके बाद में पहले पद को घटाना है। पहला पद क्या है? 4, तो यहाँ पे 4 को घटाएंगे तो आपके क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा साथियों, जो आपके सार्वअंतर होता है वो आपके माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और आपके सार्वअंतर 0 भी हो सकता है। आई बात आपको समझ में? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? सार्वअंतर आपके प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और आपके 0 भी हो सकता है। आपको टैलेंटेड स्टूडेंट्स की तरफ पढ़ना आना चाहिए और समझना भी साथ साथ में, क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत ही ज्यादा आपकी क्या है? सरल है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सार्वअंतर आपके क्या रहा है? -2 आ रहा है। एक जगह नहीं चेक करना है, आपको 2 जगह चेक करके पता करना है कि सार्वअंतर सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। अब देखिएगा, कोई और एक समूह 2 लेते हैं, तो यहाँ पे एक समूह बना दिया। अब इसमें से भी आपको क्या निकालना है? सार्वअंतर निकालना है। चलेगा, सार्वअंतर निकालते हैं। सबसे पहले बाद वाले पद में से, बाद वाला पद क्या है? -4 है। बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है। पहला पद क्या है? -2 है। इसको आपको घटाना है, तो यहाँ पे घटाएंगे। कोष्टक के बाहर आपके क्या है? माइनस, तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे, शेष आपके 2 बचेगा। चिन्ह किसका आएगा? यहाँ पे देखिएगा, बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है, इसका मतलब चिन्ह आपके माइनस का आएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 2 पदों में आपको -2 यानी सार्वअंतर समान दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये आपकी श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी है। आई बात आपको समझ में? समांतर श्रेणी का पता करने के लिए हम क्या निकालते हैं? सार्वअंतर निकालते हैं। आई बात आपको समझ में? अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले सार्वअंतर की परिभाषा बताई, उसके बाद मैंने आपको बताया कि सार्वअंतर कैसे निकालते हैं और सार्वअंतर हम क्यों निकालते हैं, ये बता दिया। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, वहां से भी आपके 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। वो प्रश्न कौन सा है? चलेगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसको डिलीट करता हूं, यहाँ पे जगह नहीं है। अब देखिएगा साथियों, एक होता है आपके प्रथम पद, क्या होता है आपके? प्रथम पद, और दूसरा होता है आपके द्वितीय पद, या आपके द्वितीय पद। एक होता है आपके तृतीय पद, यहाँ पे तृतीय पद। अब देखिएगा साथियों, जो आपके प्रथम पद होता है उसे आपके A1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A1 से दर्शाया जाता है। प्रथम पद को किससे दर्शाया जाता है? A1 से दर्शाया जाता है। द्वितीय पद को किससे दर्शाया जाएगा? A2 से दर्शाया जाएगा। उसी प्रकार से तृतीय पद को किससे दर्शाया जाएगा? A3 से दर्शाया जाएगा। अब मेरा आप सभी से प्रश्न है,
50वें पद को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? 50वें पद को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? तो यहाँ पे 50 लिखेंगे तो इसको आपके A50 से प्रदर्शित किया जाएगा। किससे प्रदर्शित किया जाएगा? A50 से प्रदर्शित किया जाएगा। इसी प्रकार से 500वें पद को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा? तो उसको हम लिखेंगे A500। अब आपको बात समझ में आई? अब देखिएगा साथियों, आप इस समांतर श्रेणी में मुझे A1 का मान बताइए। A1 यानी प्रथम पद क्या है आपके? 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसी प्रकार से आप मुझे इस समांतर श्रेणी में A3 का मान बताइए। A3 क्या हो जाएगा? A3 यानी आपके 0 हो जाएगा। A3 का मान 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस समांतर श्रेणी में आप मुझे यहाँ पे A5 का मान बताइए। A5 का मान बताइए। A5 का मान क्या हो जाएगा? तो आपको गिनना है 1 2 3 4 5। A5 का मान आपके क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? ये आपको बात लिखनी नहीं है, क्योंकि आगे के जो प्रश्न करेंगे ना उसमें हमारे काम आने वाली है। आपको सिर्फ सबसे पहले ऊपर हेडिंग में समांतर श्रेणी लिखना है, जिसको शॉर्ट में एपी लिखते हैं। उसके बाद में आपको समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में समांतर श्रेणी का ये आपको उदाहरण लिखना है। उसके बाद में सारोंतर किसे कहते हैं और सारोंतर हम क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद में आप इसको नोट करिएगा। फिर हम प्रश्नावली 5.1 के पहले प्रश्न से इस प्रश्न को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिएगा। तो लिख दिया आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा साथियों, अब हम प्रश्नावली 5.1 के पहले प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो देखिएगा, पहले प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? यानी आपको यहाँ पे 4 स्थितियां दी गई हैं। उन 4 स्थितियों को आपको पता करना है कि वह एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो देखिएगा, पहली स्थिति दी गई है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। यानी साथियों, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, 2 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, 3 किलोमीटर में क्या टैक्सी का किराया, ये आपके समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं, ये आपको इस प्रश्न में पूछा गया। अब देखिएगा, आगे कहा जा रहा है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, साथ साथ में आपको हम समझाते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। उसके बाद में कहा गया है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपये है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 रुपये है। उसके बाद में देखिएगा, आगे आपके कहा जा रहा है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी पहले किलोमीटर के लिए तो आपके 15 रुपये का किराया लगेगा, और इसके बाद में आप जितने भी किलोमीटर जाओगे आपको प्रत्येक किलोमीटर के 8 रुपये आपको देने होंगे। आई बात आपको समझ में? अब देखिएगा साथियों, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया आपके पता है 15 रुपये है। तो यहाँ पे प्रथम किलोमीटर है, उसको आपको किससे लिखना है? A1 हो जाएगा। A1 का मान कितना है? 15 रुपये है। अब देखिएगा साथियों, द्वितीय किलोमीटर का कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय किलोमीटर के लिए किराया बराबर द्वितीय किलोमीटर है, इसका मतलब A2 से उसे लिखेंगे बराबर। अब देखिएगा, 15 तो आपके पहले किलोमीटर के, और उसके बाद में प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। तो यहाँ पे 8 रुपये लगा देंगे। तो यहाँ पे 15 और 8 आपके कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। यानी आपके 2 किलोमीटर का कितने रुपये लगेंगे? 23 रुपये लगेंगे। इसी प्रकार से आपको A3 तक मान रखना है। 3 स्थितियों में आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे तृतीय किलोमीटर के लिए किराया बराबर। अब तृतीय किलोमीटर है, यानी आपके A3 का मान निकालना आपको। A3 बराबर, अब देखिएगा साथियों, 2 किलोमीटर के आपके कितने रुपए लग रहे हैं? 23 रुपये लग रहे हैं। उसके बाद में आगे आप जितने भी किलोमीटर जाओगे, 1 किलोमीटर के आपको 8 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पे तीसरे किलोमीटर के जाने के लिए 8 रुपये देने होंगे। 23 और 8 आपके कितने हो जाएंगे? 23 और 8 आपके 31 रुपये आपको देने होंगे तीसरे किलोमीटर तक जाने के लिए। अब देखिएगा साथियों, आपके प्रश्न में कहा जाता प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। तो यहाँ पे देखिएगा, 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया 15 रुपये हो जाएगा, 2 किलोमीटर के बाद में 23 रुपये हो जाएगा, 3 किलोमीटर के बाद में 31 रुपये हो जाएगा। अब ये समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपकी श्रेणी क्या बना जाती है? तो यहाँ पे लिखेंगे उक्त श्रेणी बराबर उक्त श्रेणी। अब श्रेणी क्या बनी है? 15। उसके बाद में क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। उसके बाद में क्या है? 31 है। इसी प्रकार से वो जितने भी आगे किलोमीटर जाएगा उस हिसाब से यहाँ पे रुपए लगते जाएंगे। अब ये आपके समांतर श्रेणी में है
या फिर नहीं, इसका आपको कैसे पता करना है? तो मैंने आपको बताया था कि श्रेणी समांतर है या फिर नहीं, इसका पता करने के लिए आपको सारों अंतर निकालना होगा। सारों अंतर निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो चलेगा, यहाँ पे निकालते हैं सारों अंतर। तो यहाँ पे लिखेंगे सारों अंतर। सारों अंतर, सारों अंतर को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिएगा सारों अंतर क्या होता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना है, यानी आपको किसी दो पदों के समूह में से बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है। तो यहाँ पे आपके एक पद तो ये बन रहा है, दूसरा पद ये बन रहा है। चलेगा, घटा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा पद क्या आपके, बाद वाला पद 23 है, पहले वाला पद क्या 15, तो घटाएंगे 15, 23 में से 15 घटेंगे तो आपके यहाँ पे 8 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से डी का मान आपको 2 बार निकालना है, डी बराबर। अब देखिएगा साथियों, इस दूसरे समूह में बाद वाला पद क्या है? 31, तो यहाँ पे 31 लिखते हैं। उसके बाद में पहला वाला पद क्या है? 23, तो यहाँ पे 23 लिखते हैं। 23 घटाइएगा 31 में से तो आपके कितने प्राप्त होंगे? 8 प्राप्त होंगे। यहाँ पे आपके दोनों स्थितियों में डी का मान समान है, यानी आपके सारों अंतर समान है। इसका मतलब ये जो आपके समांतर श्रेणी बनेगी वो आपकी कैसी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी है। ये आपको पूछा गया था है या फिर नहीं, तो ये समांतर श्रेणी बिल्कुल है। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ इसने पूछा ना क्यों, तो इसका कारण है यहाँ सार्वअंतर। सार्वअंतर कैसा है? सार्वअंतर समान है। अतः इस प्रश्न में दी गई स्थिति समांतर श्रेणी के रूप की है ANS। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना है प्रथम किलोमीटर का किराया, यानी आपके A1 का मान 15 प्राप्त हुआ। उसके बाद में प्रश्न में कहा गया था प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये का किराया लगता है, तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर के लिए 23 रुपये लगेंगे। 23 में 8 जोड़ोगे तो आपके तीसरे किलोमीटर का आपको किराया पता चल जाएगा। उसके बाद में कहा गया था टैक्सी का किराया, ये जो आपके टैक्सी का किराया है ये आपके समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं, इसका पता करना था। तो यहाँ पे हमारे समांतर श्रेणी ये बन गई थी। अब ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, इसका पता करने के लिए आपको यहाँ पर 2 बार सारों अंतर निकालना है। सारों अंतर यदि समान होता है तो ये समांतर श्रेणी है, यदि यहाँ पे सारों अंतर अलग अलग आ जाता तो यह हमारे समांतर श्रेणी नहीं होती। आई बात आपको समझ में? तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम इसके दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस दूसरे प्रश्न को भी समझने वाले हैं। तो देखिएगा दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपके कोई एक बेलन है, उस बेलन में जितनी भी हवा उपस्थित है उस हवा का 1/4 भाग आपके पंप क्या कर देता है? प्रत्येक बार आपके हवा को बाहर निकाल देता है। उसके बाद में शेष जो आपकी हवा बचती है ना, वहां पे जो आपके श्रेणी बनेगी वह श्रेणी समांतर रूप में है या फिर नहीं, ये आपको पूछा गया है। तो चलेगा इस प्रश्न को साथ साथ में सॉल्व करेंगे और उसके बाद में आपको मैं इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझा भी दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिएगा साथियों, आपके इस प्रश्न में बेलन में कितनी हवा उपस्थित थी ये आपको नहीं दे रखा है। ऐसी स्थिति में आप बेलन में कुछ भी हवा मान सकते हो। आप चाहो तो x मान सकते हो, आप चाहो तो बेलन में 100 हवा उपस्थित थी ये भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आपके हमेशा उत्तर क्या आएगा? सही आएगा। लेकिन साथियों आपको ऐसी संख्या मानना है जिससे आपके गुणा भाग करते समय पॉइंटों में कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। यदि पॉइंटों में आएगा उत्तर तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपको वहां पे भाग देने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आपको सोच समझकर वहां पे संख्या माननी होती है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके सामने बोर्ड के एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न है, उस समय आपको कौन सी हवा माननी है और कितनी माननी है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे हम लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा कितनी है आपके? 64 इकाई है। कितनी इकाई है आपके? 64 इकाई है। यहाँ पे मैं 100 इकाई मान सकता था,
x इकाई भी मान सकता था, लेकिन उससे आपके कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, इसलिए आपको ऐसी संख्या नहीं माननी है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, बेलन में सबसे पहले आपकी कितनी हवा उपस्थित है, 64 इकाई उपस्थित है। उसके बाद में आपके प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति में जो आपके पंप है वो आपके जितनी भी बेलन में उपस्थित हवा है उसका 1/4 भाग आपके क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पंप द्वारा प्रथम स्थिति में बाहर निकाली गई हवा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन में हवा कितनी उपस्थित है, बेलन में हवा आपके 64 इकाई उपस्थित है, तो यहाँ पे 64 इकाई लिखेंगे। उसके बाद में पंप आपके क्या कर रहा है, प्रत्येक स्थिति में 1/4 भाग हवा को बाहर निकाल रहा है। कितनी हवा को बाहर निकाल रहा है, 1/4 भाग आपके बाहर निकाला है। तो आपको क्या करना है, इस 64 से 1/4 भाग का गुणा कर देना है, ये आपकी हवा क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो चलेगा, हवा को बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पे 64 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके 64 हो जाएगा। उसके बाद में भाग में 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ पे 4 का भाग 6 में कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद में 2 शेष बचे, 24 हो जाएगा। 24 में आपके 4 का भाग कितने बार जाएगा, 6 चौक आपके 24 हो जाएगा, यानी आपके 6 बार जाएगा। ये आपके 6 भाग क्या कर रहा है, हवा बाहर निकाल रहा है पंप पहली स्थिति में। तो आपके शेष हवा कितनी बचेगी, तो यहाँ पे 64 थी, इसमें से आपके 16 भाग बाहर चले गए, यहाँ पे 16 भाग घटा देते हैं तो शेष आपके कितना बचेगा, यहाँ पे देखिएगा 4 में 6 नहीं जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 में 6 जाएगा तो आपके 8 हो जाएगा। उसके बाद हासिल का 1 चला गया, 5 में से 1 गया तो आपके यहाँ पे 48 भाग शेष बचा है। यहाँ पे जो आपके शेष हवा बची है ना उसको आपको A1 मानना है। क्या मानेंगे, ये आपके A1 है। क्या है आपके A1। अब देखिएगा साथियों, ये आपके प्रथम स्थिति में, इसी प्रकार से आपको 2 और स्थितियां ज्ञात करनी है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ये प्रश्न समांतर श्रेणी के रूप में है या फिर नहीं। तो चलेगा, आगे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पंप द्वारा द्वितीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, द्वितीय स्थिति में बाहर निकाली गई हवा बराबर। अब द्वितीय स्थिति में कितनी हवा बाहर निकाली गई, तो आपके प्रश्न में क्या, शेष हवा का, शेष आपके हवा कितनी बची है, 48 बची है, तो यहाँ पे 48 रखेंगे। इसका भी आपके 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो इसका भी 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं, यानी 1/4 से गुणा करेंगे तो आपके बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा, 48 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके 48 हो जाएगा, भाग आपको 4 का देना है। इसी प्रकार से आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होगा, तभी आपको बोर्ड के एग्जाम में गणित में 100 में से 100 नंबर मिलने वाले, अन्यथा आप जैसे तैसे लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा। चलेगा, अब इसको आगे को सोल्व करते हैं। 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 8 में 4 का भाग 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे आपके 12 भाग क्या कर रहा है, पंप बाहर निकाल रहा है। तो आपके शेष हवा कितनी बचेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे शेष हवा आपके कितनी बचेगी, इस शेष हवा को आपको A2 से प्रदर्शित करना है। किससे प्रदर्शित करना है, A2 से बराबर। अब देखिएगा साथियों, कितनी हवा उपस्थित थी, 48 थी, इसमें से आपके 12 भाग हवा बाहर निकाल दी गई, तो शेष आपके कितनी बचेगी, 8 में से 2 गया तो आपके 6 बचेगा। उसके बाद में 4 में से 1 गया तो आपके 3 बचेगा। यहाँ पे A1 का मान निकाल दिया, A2 का मान निकाल दिया, अब आपको A3 का मान निकालना है। तो चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पंप द्वारा तृतीय स्थिति में बाहर निकाली गई हवा बराबर। अब बाहर कितनी हवा निकाली है, तो ध्यान से देखिएगा, हवा कितनी है, अभी आपके शेष 36 हवा है, इसका आपके 1/4 भाग हवा बाहर निकाल देता है पंप। तो चलेगा, इसका भी 1/4 भाग हवा को बाहर निकाल देते हैं। चलेगा, बाहर निकालते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे 36 का गुणा 1 से करेंगे तो आपके 36 हो जाएगा। उसके बाद 36 में आपके भाग 4 में, तो चलेगा 4 का भाग देते हैं तो आपके कितने बार जाएगा, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 में आपके 36 हो जाएगा, यानी आपके 9 भाग क्या हो जाएगा, हवा को बाहर निकाल देगा। तो आपके शेष हवा कितनी बचेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे शेष हवा बराबर शेष हवा। अब इसका A2 हो जाएगा, यहाँ पे शेष हवा को A3 से प्रदर्शित करेंगे बराबर। अब देखिएगा शेष हवा कितनी बचती है, पहले कितनी थी 36 माइनस आपके 9 कर देंगे, 36 में से 9 घटाना है तो आपके 6 गए तो आपके 30 हो जाएगा, 3 और चले जाएंगे तो आपके 27 भाग आपके क्या बचे, शेष हवा बचे। तो यहाँ पे हमने A1 का मान, A2 का मान और A3 का मान हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पे हमारे कौन सी समांतर श्रेणी, यानी हमारे कौन सी श्रेणी बन रही है, तो उसको यहाँ पे जगह नहीं है,
तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे उक्त श्रेणी, उक्त श्रेणी, उक्त श्रेणी। अब यहाँ पे श्रेणी क्या बनी हमारी, a1 का मान बताइए, a1 का मान है आपके 48। उसके बाद में a2 का मान बताइए, a2 का मान कितना आपके 36, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे। a3 का मान बताइए, a3 का मान आपके 27 है। अब आपको प्रश्न में पूछा गया है ये आपके समांतर श्रेणी का रूप का है या फिर नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका पता करने के लिए आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, सार्व अंतर निकालना होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो चलेगा, यहाँ पे सार्व अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर को छोटे डी से प्रदर्शित किया जाता है, डी बराबर। अब आपके सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, तो मैंने आपको कहा था बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है। तो यहाँ पे आपके एक तो दो पदों का यह समूह बन जाएगा। इसमें बाद वाला पद क्या है 36, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे। पहले वाला पद क्या है आपके 48, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 48 में से आपको कितना घटाना है 36 घटाना है। तो यहाँ पे 6 घटाएंगे 8 में से, तो आपके 2 आ जाएगा। उसके बाद में 4 में से 3, तो आपके यहाँ पे 1 बच जाएगा। उसके बाद में चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये आपके माइनस के 12 आपको डी का मान प्राप्त हो गया, यानी सार्व अंतर प्राप्त हो गया। आपको 2 बार डी का मान निकालना है, तभी आपको पता चलेगा कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। तो चलेगा, दूसरा डी का मान निकालते हैं। अब यहाँ पे बाद वाला पद क्या है 27, तो यहाँ पे 27 लिखते हैं। उसके बाद में पहले वाला पद क्या है 36, तो यहाँ पे 36 इसमें से घटाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 36 में से 27 घटाइए, शेष आपके कितने बचे, 3 और 6 आपके 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 9 बचेंगे। किसके 9 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है, यानी आपके माइनस के 9 बचेंगे। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे डी का मान माइनस का 12, यहाँ पे डी का मान माइनस का 9। क्या ये दोनों सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान नहीं है। इसका मतलब ये जो आपके प्रश्न है, ये आपके प्रश्न समांतर श्रेणी के रूप का नहीं है। आई बात आपको समझ में। अब यहाँ पे आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, नहीं है। अतः इस प्रश्न में दी गई स्थिति, इस प्रश्न में दी गई स्थिति समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के रूप की नहीं है। क्या है, नहीं है, ANS। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप इस प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला तीसरा प्रश्न। चलिए, बिल्कुल सरल तरीके से हम इस तीसरे प्रश्न को भी समझने वाले हैं। तो देखिएगा, तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, यानी आपके 50 रुपये एक्स्ट्रा लगती जाती है। यहाँ पे आपके एक मारवाड़ी शब्द यूज किया गया है आपके प्रश्न में। अब देखिएगा साथियों, आपके प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1 मीटर के बाद में खुदाई की लागत क्या होगी, 2 मीटर के बाद में आपके खुदाई की लागत क्या होगी, 3 मीटर के बाद में आपके खुदाई की लागत क्या होगी, उसकी वो आपके जो श्रेणी प्राप्त होगी वो श्रेणी आपके समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, ये आपको प्रश्न में पूछा गया है और आपको बताना भी है। तो चलेगा, इस प्रश्न को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम मीटर तक खुदाई की लागत कितनी लगती है उसको निकालेंगे। तो आपके प्रश्न में दिया गया है प्रथम मीटर तक खुदाई की लागत आपकी कितनी है 150 रुपये। इसे हम A1 मानेंगे। क्या मानेंगे, A1, यानी आपके प्रथम पद आपके क्या हो जाएगा 150 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार से आपके दूसरे मीटर तक खुदाई की लागत जैसे हम A2 मानेंगे, तो यहाँ पे A2 बराबर। अब देखिएगा साथियों, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, तो यहाँ पे 150 रुपये लिखेंगे। उसके बाद में कहा है बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, यानी आपके 50 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। तो यहाँ पे इसमें 50 रुपये जोड़ेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, टोटल 200 रुपये हो जाएगा दूसरे मीटर तक की खुदाई के रुपये। अब आपको 3 पदों तक ज्ञात करना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे मीटर तक खुदाई की लागत, जैसे हमें A3 से प्रदर्शित करेंगे। A3 बराबर दूसरे मीटर तक कितने रुपए लग रहे हैं, 200 रुपये लग रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 200। उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई की लागत
50 रुपये बनती है, तो यहाँ पे 50 इसमें जोड़ देंगे तो आपके कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, यानी आपके A3 का मान कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब यहाँ पे श्रेणी कौन सी बनती है, तो यहाँ पे लिखेंगे उक्त श्रेणी, उक्त श्रेणी, उक्त श्रेणी। अब देखिएगा साथियों, प्रथम पद क्या है आपके 150 है, तो यहाँ पे 150 लिखेंगे। दूसरा पद आपके 200, तो यहाँ पे 200। अब यहाँ पे तीसरा पद क्या है 250, तो यहाँ पे लिखेंगे 250। उसके बाद में देखिएगा ये आपके तीसरे मीटर तक की खुदाई की लागत होगी। इसके बाद में चौथे मीटर, पांचवें मीटर, छठे मीटर, इस प्रकार से ये आपकी श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपके 3 पद है ये आपके समांतर श्रेणी के रूप में है या फिर नहीं। इसका पता कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको मैंने सूत्र बताया था। कौन सा सूत्र लगाना है, सारो अंतर का आपको सूत्र लगाना है, वो आपको बता देगा कि ये श्रेणी आपके समांतर है या फिर नहीं। तो चलेगा, यहाँ पे निकालते हैं सारो अंतर। तो यहाँ पे लिखेंगे सारो अंतर, सारो अंतर, सारो अंतर को छोटे डी से प्रदर्शित किया जाता है। सारो अंतर डी बराबर, अब आपके सारो अंतर कैसे निकाला जाता है, 2 पदों के समूह में से बाद वाले पद में से पहले पद को आपको घटाना है, सिंपल है। चलेगा, यहाँ पे ये आपके पद बन गया। अब देखिएगा बाद वाला पद क्या है 200, तो यहाँ पे 200 लिखेंगे। पहला पद क्या है 150, यहाँ पे 150। अब आपको क्या करना है 200 में से 150 घटाएंगे तो आपके शेष 50 बचेंगे। अब देखिएगा साथियों, इसी प्रकार से पहले डी का मान प्राप्त हो गया, इसी प्रकार से आपको 2 बार डी का मान निकालकर चेक करना, तभी हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे डी बराबर, अब देखिएगा दूसरा आपके 2 पदों का समूह ये हो जाएगा, इसमें बाद वाला पद 250, तो यहाँ पे 250। उसके बाद में पहले वाला पद 200, तो इसमें से 200 घटाएंगे, ये 200 घटा दिए, शेष आपके कितने बचे 50 बचे। इसका मतलब दोनों बार ही आपके डी का मान समान है। इसका मतलब ये जो आपके श्रेणी दी गई है, ये श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। आपको यही पूछा गया था कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, यदि है तो क्यों, तो इसका कारण है यहाँ, यहाँ, यहाँ सारो अंतर, सारो अंतर, सारो अंतर कैसा है, सारो अंतर समान है, समान है। अतः, अतः इस प्रश्न में, इस प्रश्न में दी गई स्थिति, दी गई स्थिति, दी गई स्थिति समांतर, समांतर श्रेणी के रूप की है। किसके रूप की है, समांतर श्रेणी के रूप की है। ANS, यहीं तक कि आपको इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब देखिएगा साथियों, एक बार दोबारा से मैं आपको शॉर्ट में इस प्रश्न को समझा देता हूं, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा इस प्रश्न में कहा गया था प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत आपको दे रखी थी और उसके बाद में एक्स्ट्रा आपके 50 रुपये लगते थे। तो आपको कहा गया था प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी पहले मीटर की खुदाई के बाद, दूसरे मीटर की खुदाई के बाद, तीसरे मीटर की खुदाई के बाद में जो आपको रुपए दिए गए ना, वो रुपए एक समांतर श्रेणी के रूप में है या फिर नहीं, ये आपको ज्ञात करने थे। तो यहाँ पे हमने सारो अंतर लगा के पता कर लिया, दोनों बार ही सारो अंतर समान है। इसका मतलब ये आपके समांतर श्रेणी के रूप का है। यहाँ पे हमें इतनी तक ही इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। इसी प्रकार से आपको पूरे प्रश्न में लैंग्वेज लिखनी होगी, तभी आपको बोर्ड के एग्जाम में गणित में 100 में से 100 नंबर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला चौथा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस चौथे प्रश्न को भी समझने वाले हैं। तो देखिएगा चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, यानी साथियों आपको इस प्रश्न में कहा जा रहा है प्रथम वर्ष का जो आपको मिश्रधन प्राप्त होगा, दूसरे वर्ष का मिश्रधन प्राप्त होगा, जो आपको तीसरे वर्ष का मिश्रधन प्राप्त होगा, वो आपके समांतर श्रेणी के रूप में है या फिर नहीं, ये आपको प्रश्न में पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा आगे आपको कहा जा रहा है जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती पर जमा राशि ज्ञात कीजिए। यानी आपको वही बताना है कि जो आपको श्रेणी प्राप्त होगी वो आपके समांतर श्रेणी के रूप में है या फिर नहीं। चलेगा, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, हल। अब देखिएगा साथियों प्रश्न में आपको क्या क्या दे रखा है उसको सबसे पहले लिख देना है। यहाँ पे आपको 10,000 दिया हुआ है, ये 10,000 आपके क्या है, मूलधन है। मूलधन आपको कितना दिया गया है, मूलधन आपको 10,000 रुपये दिया गया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दर दे रखी है, दर आपको कितना दिया गया है, दर आपको 8% दर दी गई है। उसके बाद में और कुछ दिया गया है और आपको कुछ भी नहीं दिया गया। अब आपको यहाँ पे एक सूत्र याद होना चाहिए। कौन सा सूत्र, चक्रवर्ती का मिश्रधन ज्ञात करने का आपको सूत्र पता होना चाहिए। पता है क्या, नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर, अब मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा मूलधन, मूलधन, उसके बाद में कोष्टक, उसके बाद 1 प्लस दर बटे 100,
दर बटे 100 और इसकी घात क्या हो जाएगी, समय हो जाएगी। इसकी घात क्या है, समय है। यदि 1 वर्ष के लिए तो यहाँ पे इसकी घात 1 हो जाएगी, 2 वर्ष के लिए होगा तो इसकी घात 2, 3 वर्ष के लिए होगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलेगा, अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर। अब देखिएगा साथियों, प्रथम वर्ष के अंत में आपको मिश्रधन पूछा गया है, तो मिश्रधन के लिए सूत्र ये रहा। मूलधन कितना आपके 10,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000, ये 10,000। उसके बाद में 1 + 1, यहाँ पे 1, उसके बाद प्लस दर कितनी आपके 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, बट्टे आपके 100 हो जाएगा। उसके बाद समय यानी आपके प्रथम वर्ष के लिए यानी आपको 1 लिखना होगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये आपके 10,000, उसके बाद में देखिएगा 100 का गुणा 1 से 100 हो जाएगा, 100 में 8 जोड़ गए तो ये आपके 108 बटे आपके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे घात 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 जीरो, ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे, शेष आपके क्या बचे, यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 108 का गुणा 100 से करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये आपके 108 और इसके पीछे 2 जीरो हो जाएंगे, यानी आपको 10,800 प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, 10,800। इसी प्रकार से आपको दूसरे वर्ष के अंत में भी मिश्रधन निकालना है। ये आपकी क्या हो जाएगा, A1 का मान है। किसका मान है, A1 का। चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर। यहाँ पे ये प्रथम वर्ष के लिए A1 हो जाएगा, द्वितीय वर्ष के लिए A2 हो जाएगा बराबर। अब देखिएगा साथियों, वापस आपको मूलधन कितना दिया है, 10,000 है, तो यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। उसके बाद में 1 + दर कितनी 8, तो यहाँ पे 8 बटे 100 हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 10,000 का 10,000, तो ये आपके 10,000 हो जाएगा। उसके बाद में 100 का गुणा 1 से 100 हो जाएगा, 100 में 8 जोड़ेंगे तो ये आपके 108 बटे 100 हो जाएगा। उसके बाद में इसकी घात कितनी है, तो यहाँ पे घात नहीं लिखी थी, तो ये आपके 2 वर्ष के लिए तो इसकी घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे घात 2 है, इसका मतलब इस पद को 2 बार लिखना है, तो इसको गुणा कर देते हैं, 108 बटे 100 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, यानी ये संख्या पूरी कट चुकी है। शेष आपके क्या बचा है, 108 का गुणा 108 से करना है। चलेगा, गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए आपको अपनी रफ कॉपी में जाना है और उसके बाद में यहाँ पे क्या 108 गुणा आपके क्या है 108। अब इसको जल्दी से गुणा कैसे करना है, तो ध्यान से देखिएगा साथियों। सबसे पहले इसको आप तोड़ दीजिएगा, ये आपके 100 + 8 हो जाएगा और इसका गुणा करना है आपको 108 से। चलेगा, गुणा करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 108 का गुणा 100 से करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, ये आपके 108 और इसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। उसके बाद में 8 का गुणा आपको 108 से करना है, तो इसको गुणा करने के लिए यहाँ पे 8 और यहाँ पे 100 + आपके 8 हो जाएगा, तो 8 का गुणा 100 से तो ये आपके 800 हो जाएगा और 8 का गुणा 8 से 64 हो जाएगा, यानी 4 6 8, यानी आपके कितना हो जाएगा, 864 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा 4, ये आपके 6 8 8 आपके 16 हो जाएगा। हासिल का 1 जला है 1 और यहाँ पे 1, तो ये आपके कितना हो जाएगा, 1166 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके बराबर में कितना प्राप्त हुआ मिश्रधन, 1166 और आपके 4 आपको द्वितीय वर्ष का मिश्रधन प्राप्त हुआ है। अब इसी प्रकार से आपको तीसरे वर्ष के अंत में भी मिश्रधन ज्ञात करना है। चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं तृतीय वर्ष के अंत में मिश्रधन बराबर ये आपके A3 हो जाएगा बराबर। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे मूलधन 10,000, तो यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। उसके बाद में 1 +, तो ये 1 + दर कितनी है 8 बटे आपके 100 और उसके बाद में ये कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो इसकी घात 3 हो जाएगा। आई बात आपको समझ में। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 10,000, तो ये आपके 10,000। उसके बाद 100 का गुणा 1 से 100 में 8 जोड़ेंगे तो ये आपके 108 बटे आपके 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 घात है, इसका मतलब इसको 3 बार गुणा करना है, तो ये आपके दूसरी बार हो जाएगा 108 बटे 100 और उसके बाद में 108 बटे 100 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो ये पूरा आपके कट जाएगा। उसके बाद शेष आपके बटा में 100 बचा है और आपके ऊपर क्या बचा है, 108 का गुणा 108 से गुणा करना है। तो जल्दी से आप इसका गुणा करिएगा रफ कॉपी में। यदि आपको गुणा नहीं आता ना, तो आप चौथी क्लास के स्टूडेंट्स के पास में जाइएगा, वो आपको गुणा करके दे देगा। आई बात आपको समझ में। आपको गुणा करना तो आता ही नहीं है, आता है क्या,
आता है तो जल्दी से रफ कॉपी में जाइए, गुणा करके बताइएगा। एक बार 108 का गुणा 108 से करिए, उसके बाद में जो संख्या प्राप्त होगी उसका गुणा वापस से 108 से कर दीजिएगा, तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी ना वो संख्या यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ, यहाँ पे गुणा करके नहीं बता रहा हूँ, गुणा करके बताऊंगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। गुणा करना तो तीसरी क्लास के स्टूडेंट्स को भी आता है, तो आपको तो आता ही होगा। तो इसका गुणा करोगे ना तो आपको प्राप्त होगा 12,597 12। अब देखिएगा साथियों, उसके बाद में बटा में 2 है, इसका मतलब 2 स्थान बाद आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है, तो आपके गुणा करने पर ये संख्या आपको प्राप्त होगी। आई बात आपको समझ में। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको उक्त श्रेणी क्या प्राप्त हुई है उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है, इसको मैं यहाँ पे आगे सोल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको भी यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं उक्त श्रेणी, उक्त श्रेणी। अब श्रेणी क्या बनी है हमारी, A1 का मान बताइए, A1 का मान क्या है 10, ये 10,800 10,800। A2 का मान बताइए, A2 का मान है 11,67 1166 और ये आपके 4 हो जाएगा। उसके बाद में A3 का मान क्या है, A3 का मान है 12,597 12,597.12, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा साथियों, ये श्रेणी आगे से आगे इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। अब आपको बताना है ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, तो कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको सार्वअंतर तो ज्ञात करना होगा। चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं सार्वअंतर, सार्वअंतर बराबर, सार्वअंतर को छोटे d से लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे बाद वाला पद क्या है 11,67 माइनस आपको पहले वाले पद को करना है, पहले वाला पद है 10,800। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे 64 0 0 में घटाएंगे तो ये आपके 64 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ पे एक 0, यहाँ पे 0। इसका मतलब आपको पहला डी का मान क्या प्राप्त हुआ है 864 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से आपको 2 बार डी का मान निकालना है, तो यहाँ पे दूसरी बार और निकालते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जोड़ा लेते हैं ये। अब ध्यान से देखिएगा बाद वाला पद क्या है 12,597 पॉइंट आपके 12 माइनस आपको करना है 11,66,4। अब देखिएगा साथियों, इसमें से ये संख्या घटाएंगे तो आपके देखिएगा यहाँ पे पॉइंट दशमलव है, तो ये पॉइंट दशमलव तो आपके आने वाला है। और उसके सिवाय आपके देखिएगा यहाँ पे क्या है 7 में से 4 चले जाएंगे तो आपके यहाँ पे 3 बचेंगे। उसके बाद 9 में से 6 चले जाएंगे 3 बचेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 5 है, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 15 में से 6 चले जाएंगे तो आपके 9 बचेंगे। उसके बाद में यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11 में से 11 चले जाएंगे, शेष आपके 0 बचेगा। यानी आपको दूसरा डी का मान क्या प्राप्त हुआ है 933.12 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या दोनों बार डी का मान समान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल नहीं प्राप्त हुआ है। एक बार डी का मान 864 है, दूसरी बार डी का मान 933.12 है। इसका मतलब यहाँ पे सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए ये आपके समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ सार्वअंतर, कौन सा अंतर, सार्वअंतर समान नहीं है। अतः इस प्रश्न में दी गई स्थिति समांतर श्रेणी के रूप की नहीं है ANS। यहीं तक कि आपको इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिखना था। इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 5.1 का पहले प्रश्न के चारों प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर दिया है। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 के दूसरे प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे मेरे व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कॉल कर लेना। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से प्रश्न समझा दूंगा। और इस प्रश्नावली के नोट्स हमने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिए। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया, जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा। वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स दिए जाते हैं, इसके सिवाय आपके फ्री में वहाँ पे टेस्ट भी लिए जाते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।